तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं आपके हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो पिछले पेपर में जैसा कि हमने बात की थी रीट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सिलेबस के बारे में, तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन राजस्थान की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे करवाऊंगी। इसके साथ ही बाल शिक्षण विधियाँ और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। इसी के तहत मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा लेक्चर आज का। तो आज हम बात करेंगे लेवल सेकंड के सामाजिक अध्ययन विषय के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी लेवल सेकंड में जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली बार जैसे एक पेपर होता था रीट में, इस बार 2 पेपर होंगे। दूसरा पेपर में भी शायद सब्जेक्ट का होगा और पहले पेपर का वेटेज 30 और दूसरे का 70 का होके इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसी वजह से जो अभी सेकंड पेपर का सिलेबस डिसाइड नहीं हो पाया है, केवल फर्स्ट पेपर का सिलेबस पहले के जैसे ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। और यहाँ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सेकंड पेपर का जो सिलेबस होगा आपके लिए, उसमें आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और राजस्थान जीके के क्वेश्चंस और एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हमारे पास लेवल पेपर फर्स्ट रीट लेवल पेपर आज हमारे सामने रीट लेवल सेकंड के पेपर फर्स्ट का पूरी तरह से सिलेबस हमारे सामने है और इसमें बदलाव की उम्मीद नहीं के बराबर है। तो हम अभी तक, जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है, स्थितियाँ सामान्य नहीं हो पाती हैं, हम आज इसी विषय में बात करेंगे। तो देखते हैं। देखो, जो सामाजिक अध्ययन का पेपर फर्स्ट 150 अंकों का होगा, जिसमें से लगभग 60 अंक सामाजिक अध्ययन विषय के होंगे और इसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे जो 60 अंकों के होंगे। तो बेसिक सी बात है कि हमारी मेरिट डिसाइड करने में, सिलेक्शन पक्का करने में ये 60 अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन विषय वाले बच्चों के लिए इसके सिलेबस की। इसके सामाजिक अध्ययन का सिलेबस की एक चीज़ टॉपिक वाइज आपको मैं हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन पे पढ़ाऊँगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस इकाई में आपके सामने लगभग 12 भाग किए गए हैं सामाजिक अध्ययन के, और उस 12 भाग में जो हम 10th तक के सोशल साइंस पढ़ते हैं, 8th तक के सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें उसकी लगभग सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसी के आधार पर हम इसी में यूनिट्स बांटी गई हैं। तो इसको लगभग 12 यूनिटों में बांटा गया है। तो इसकी एक यूनिट पे और एक यूनिट में क्या क्या दिया गया है, इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे आज हम। तो आइए बात करते हैं। एक मिनट। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो होगी वो होगी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका जो टाइटल दिया गया है वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज दिया गया है। सभ्यता, संस्कृति और समाज इसको लगभग 3 इकाइयों में बांटा गया है यूनिट फर्स्ट को, जिसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता वगैरह की, जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गई, जैसे लोथल हो गई, रंगमहल हो गई, इन सब के विषय में कि ये सभ्यताएँ कहाँ पाई जाती है और इन सब सभ्यताओं में क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो सब पूछी जाएंगी। दूसरे आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 600 से 1200 ईस्वी के मध्य में थी, AD के मध्य में थी। और वैदिक संस्कृति से ही हमारे जो वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, वो सब निकल के आए थे। उसके पश्चात उस समय की भारतीय समाज की विशेषताएं, सामाजिक परिवार, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण, ये सभी उस समाज की सारी विशेषताएं इस इकाई में पूछी जाएंगी। इसके बाद में यूनिट 2 आती है, जिसमें मौर्य और गुप्त राज्य और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासन पूछा जाएगा। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान पूछा जाएगा कि मतलब मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान था। देखो, मौर्य और गुप्त शासन में किस प्रकार की स्थापत्य कला का विकास हुआ, किस प्रकार धार्मिकता का विकास हुआ, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और विशेषकर गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो इस पर हम डीपली आगे पढ़ेंगे। और भारत में जो 1000 से
600 से 1000 ईस्वी का जो भारत था उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक बातें हम सबको पता होनी चाहिए। और बाहरी विश्व से भारत का किस प्रकार से इस समय में संबंध था, कौन कौन से जो बाहरी यात्री आए थे, मुगलों के समय में कौन आया था, समुद्रगुप्त के समय में कौन आया था, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर रीट में देखे जाते हैं। अब यूनिट 3 की हम बात करते हैं तो यूनिट 3 देखो, जो 2 यूनिट ऊपर की आई हैं इन दोनों में हमें हिस्ट्री पूछी गई है। अब इसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यूनिट 3 में मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पूछी जा रही है। तो मध्यकाल में क्या पूछा जा रहा है, भक्ति और सूफी आंदोलन। दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन इतना मेन है कि ये हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम क्लियर रूप से भक्ति और सूफी आंदोलन का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मुगल शासक और राजपूत संबंध पूछा गया है। तो मुगल और राजपूतों का संबंध, जैसे अकबर और महाराणा प्रताप के समय में क्या परिस्थितियाँ हुई थी, चंद्रसेन के समय में किस तरह से शासन चला था, मुगलों ने भारत में क्या योगदान दिया, इस तरह से मुगल प्रशासन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दशा क्या थी भारत की, इसमें भी मेन तरह से मुगलों से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, और भी छोटे मोटे जो भी राजकाल आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। फिर भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसके बाद में जो अंग्रेज भारत में आते हैं तो अंग्रेज कब आए थे और अंग्रेजों ने आने के बाद में धीरे धीरे कैसे एक व्यापारिक कंपनी से सारे भारत पे अधिकार कर लिया, उससे रिलेटेड पूरी मॉडर्न हिस्ट्री अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति इतनी मोस्ट और इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, ना सिर्फ रीट में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, हर चीज़ में यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव क्या पड़ा, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन ये पढ़ेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 47 तक का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन हम करेंगे। ये हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। फिर यूनिट 4 में हमें दिया गया है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र। संविधान में क्या क्या पूछा जाएगा, उद्देशिका मीन्स प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। तो दोस्तों यहाँ पे हम संविधान का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। आगे यूनिट 5 में चलते हैं। इसमें सरकार और गठन और कार्य, सरकार में क्या पूछा जाएगा, संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद के क्या कार्य हैं, फिर राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में कैसे क्या संबंध होते हैं, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं, अधिकार क्या हैं, राज्य सरकारों का गठन कैसे होता है, और पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके पश्चात हम यहाँ पे बात करते हैं, एक मिनट इसके पश्चात हम यहाँ पे यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 में पृथ्वी के मतलब हिस्ट्री कंप्लीट हो गई और पॉलिटी कंप्लीट हो गई। अब हमारे ज्योग्राफी पे यूनिट 6 में दी गई है ज्योग्राफी, पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के प्रमुख घटकों में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये चारों चीज़ें तो दोस्तों भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। हमने 10वीं तक यह सब खूब पढ़ा है। चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ, ये सभी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है यूनिट 7 संसाधन और विकास। संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, मृदा संसाधन, संसाधन संरक्षण क्या होता है, कृषि संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ऊर्जा के क्या स्रोत हैं, और उद्योग, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हो गया, तांबा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इनका अध्ययन हम क्रमवार दृष्टि से करेंगे। फिर यूनिट 7 के बाद में आती है यूनिट 8। यूनिट 8 में आता है भारत का भूगोल और भारत के संसाधन। भारत के भूगोल में सबसे पहले दोस्तों भारत के भूआकृतिक प्रदेश आते हैं, उसके बाद में भारत की जलवायु आती है, फिर जलवायु के बाद में वन आएंगे, वनस्पति पढ़ेंगे हम, फिर वन्य जीव आएगी, जनसंख्या आएगी, जन सुविधाएं आएंगी। फिर इसके बाद में हमारे देश में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हैं, कृषि फसलें क्या क्या पैदा होती हैं, हमारे भारत के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, परिवहन व्यवस्था कौन सी है, प्रमुख राजमार्ग कौन से हैं, विकास के आर्थिक और सामाजिक कारक क्या है, और उपभोक्ता जागृति क्या है, ये सब हम भारत के भूगोल में अध्ययन करेंगे। फिर यूनिट 9 में हम आ जाएंगे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के संसाधन। ऑफकोर्स दोस्तों जैसे कि रीट एग्जाम ही राजस्थान का होता है, तो राजस्थान के भूगोल पर हमको सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहले हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर राजस्थान में जल संरक्षण और जल संग्रहण की क्या प्रणालियां, हमें पता है कि हमारा मरुस्थलीय राज्य है और देश में पानी की किल्लत रहती है, तो ऑफ कोर्स जल संरक्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जल संरक्षण से रिलेटेड। फिर कृषि फसलें, किस प्रकार की कृषि यहाँ पे की जाती है, राजस्थान में कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, किस तरह के खनिज, जैसे लोहा यश कितना पाया जाता है, प्राकृतिक गैस कितनी पाई जाती है, पेट्रोलियम कितना पाया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। परिवहन करेंगे, उद्योग और जनसंख्या करेंगे। फिर यूनिट 10 आ जाती है। यूनिट 10 में राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की संस्कृति दी गई है। तो पहले राजस्थान की ज्योग्राफी और फिर राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति दी गई है। इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पूछी
हैं कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं कौन सी हैं, जनपद कौन से थे। फिर राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन पूछा है। फिर राजस्थान का एकीकरण पूछा है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, वहाँ तक का सारा चरण अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। राजस्थान की विरासत और राजस्थान की संस्कृति का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। संस्कृति में दोस्तों लगभग पूरी राजस्थान की संस्कृति, जिसमें किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ और हस्तकलाएँ, ये सभी आ जाएंगी। राजस्थानी साहित्य कैसा है, पर्यटन कैसा है, राजस्थान में संरक्षण, विरासत का संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों, जैसा आपने देख लिया, राजस्थान का भूगोल पूछ लिया, फिर राजस्थान का भूगोल और संसाधन पूछ लिया, फिर राजस्थान की इतिहास और संस्कृति पूछ ली। तो ऑफकोर्स हमें पूरा राजस्थान यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर हमें यूनिट 11 और 12 में दो ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, दोनों में मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी का क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसमें सिलेबस दिया गया है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं क्या हैं, क्रियाकलाप और विमर्श, मतलब कक्षा कक्ष का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, अध्ययन किस प्रकार से करवाना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका किस प्रकार से हल निकाल सकते हैं, और समालोचनात्मक चिंतन और विकास। अब शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे द्वितीय यूनिट 12 इसमें क्या आएगा, प्रच्छा और आनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, प्रयोजनकारी और मूल्यांकन। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन पूरा 12 यूनिटों में बांटा गया है। 12 यूनिटों में बांटा गया है और इसमें लगभग इसमें पूरी सामाजिक अध्ययन हमें दे दी गई है। इसमें हिस्ट्री भी आ गई है, इसमें पॉलिटी भी आ गई है, इसमें ज्योग्राफी भी आ गई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट अगर दे रहे हैं, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, सोशल साइंस की चिंता आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की चिंता आप छोड़ दीजिए। इवन रीड लेवल 1 और लेवल 2 में सिलेक्शन करवाना आपकी हमारी गारंटी है, सशर्त कि आप हमारे साथ बने रहें, हमारे हर एक लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, उसके नोट्स बनाएं और हमारे साथ ही उसका रिवीजन भी करते रहिए। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के मौसम में अगर आप अपने समय का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 अगस्त 2020 को होने वाली रीट की परीक्षा का समय अभी तक लगभग निश्चित है। हमारे पास लगभग 2.5-3 महीने पड़े हैं। अगर टाइम और बढ़ता है तो हमारे पास और भी समय होगा। मैं गारंटी देती हूँ इतने दिन में आपका रीट का पूरा कोर्स हमारे चैनल पे आपके सामने उपलब्ध होगा। बस अपना प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।